देखो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है और ये फ्लेमिंगो का एक लेसन है लास्ट स्प्रिंग। और आप जानते हो लास्ट स्प्रिंग को लिखा है एनिस जंग ने। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाई एनिस जंग। एनिस जंग ने लिखा है। तो खास करके इसमें से 3 क्वेश्चन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने लिया है, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार आ रहा है। तो आप इसको लिखना सीख लो और लिखना सीख करके फिर इस पे आप बार बार प्रैक्टिस भी करो, है ना। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी रैग पिकर्स यूज टू लिव सीमापुरी। यानी कि हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, रैग पिकर्स माने होता है कूड़ा बीनने वाले लोग, और यूज टू लिव का मतलब रहा करते थे, यूज टू रीड का मतलब पढ़ा करते थे, यूज टू गो का मतलब जाया करते थे, सीमापुरी मतलब सीमापुरी। तो कितने कूड़े बीनने वाले लोग सीमापुरी में रहा करते थे, और सीमापुरी कहाँ था, देलही। यानी कि देलही के सीमापुरी में कितने रैग पिकर्स कूड़ा बीनने वाले लोग रहा करते थे। हाउ डिड दे सेटल देयर, और कैसे, डिड माने या ई ए ताथा तीती ते थे, दे माने वे, सेटल माने स्थापित हो गए, देर माने वहाँ, वे लोग वहाँ कैसे स्थापित हो गए। तो पहला क्वेश्चन है कि कितने लोग दिल्ली के सीमापुरी में रहा करते थे। तो पहले क्वेश्चन का जवाब हम देंगे 10,000। ये थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया था, सही नहीं हुआ था, तो इसको देख लेना, मैं बोल दे रहा हूँ 10,000 यानी कि 10,000। यहाँ अंक में भी मैंने लिख दिया ब्रैकेट में। रैग पिकर्स यानी कि 10,000 रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव रहा करते थे सीमापुरी देलही में 10,000 लोग रहा करते थे। दे केम फ्रॉम बांग्लादेश, वे बांग्लादेश से आए थे। देखो ये पास्ट इंडिफिनिट में है, ये आप यहाँ पास्ट परफेक्ट का भी यूज कर सकते हो। दे हैड कम फ्रॉम बांग्लादेश, यानी कि वो बांग्लादेश से आए हुए थे, ऐसा भी कर सकते हो। और इसका भी अर्थ हो जाएगा दे केम फ्रॉम बांग्लादेश, वे बांग्लादेश से आए थे कब, बैक इन 1971, यानी कि 1971 में ही, 1971 में ही बांग्लादेश से आए हुए थे। दे हैड बीन लिविंग देयर, और देखो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। दे हैड बीन लिविंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब होता है, जब उसमें टाइमिंग होता है। जैसे टाइमिंग दिया गया है फॉर मोर देन 30 ईयर्स, जैसे वह 2 दिन से रह रहा था, तो वह 4 दिन से रह रहा था, और ये लोग तो जो है 30 वर्ष से रह रहे थे, इसलिए दे हैड बीन लिविंग देयर, वे सब वहाँ रह रहे थे। कब से रह रहे थे, फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 ईयर्स नहीं, 30 वर्ष से नहीं, मोर देन यानी कि 30 वर्ष से अधिक, 30 वर्ष से अधिक समय से वे वहाँ रह रहे थे। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी आइडेंटिटी का मतलब बिना किसी परिचय पत्र के, विदाउट परमिट बिना अनुमति के, बट विथ राशन कार्ड, लेकिन हाँ केवल राशन कार्ड को छोड़ करके, राशन कार्ड को छोड़ करके, यानी कि राशन कार्ड उनके पास था, तो वे बिना आइडेंटिटी के, बिना परमिट के रह रहे थे, लेकिन उनके पास राशन कार्ड था, राशन कार्ड के साथ रह रहे थे। और जो राशन कार्ड था दैट गॉट जो प्राप्त करते थे, देयर नेम्स अपने नामों को, ऑन द वोटर लिस्ट, और वोटर लिस्ट पर, राशन कार्ड से क्या करते थे, अब वोटर कार्ड पर अपने वोटर लिस्ट में अपना नाम वो पा जाते थे। एंड इसको क्या करते थे, एनेबल कर लेते थे, सक्रिय कर लेते थे, देम उन चीज़ों को, टू बाई ग्रेन, अनाजों को खरीदने के लिए उन चीज़ों को एनेबल कर लेते थे, यानी कि उसे एक्टिवेट कर लेते थे ताकि वे अनाज पाते थे और वे वहाँ पर रहते थे। तो क्वेश्चन है कि रैग पिकर्स सीमापुरी में कितने लोग रहते थे, 10,000 रहते थे। और वे लोग कब से बसे थे, तो वे लोग 30 वर्षों से अधिक वहाँ रह रहे थे, और वे 1971 में वापस आए थे। अगर आप इतना ही लिख दोगे तो भी आपका उत्तर हो जाएगा। और बाकी जो है विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट, बट विथ राशन कार्ड्स, बस यहाँ तक आप लिख दोगे तो भी सही हो जाएगा, लेकिन ये बढ़ा दोगे तो और बेहतर रहेगा, क्योंकि 40 वर्ड में होना चाहिए। आप गिन लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो रहा, तो 15 दूना 30 और 15 तियाँ 45 वर्ड हो गया।
तो खास करके 40 वर्ड में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, खास करके मैंने 3 क्वेश्चन को इसमें सॉल्व किया है, तो उसको देख लो। व्हाट डज द बैंगल्स सिंबलाइज? व्हाट डज द बैंगल सिंबलाइज, यानी कि चूड़ियाँ, खास करके ये बैंगिल स है, तो जब बैंगिल से रहेगा तो ये डज का प्रयोग नहीं होगा, डू का प्रयोग होगा। तो यहाँ द बैंगिल हम कर देते हैं, यानी कि चूड़ियाँ, चूड़ी जो होती है क्या सिंबलाइज करती है, क्या प्रतीक देती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैंगिल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद में जो बैंगिल मेकर हैं, यानी कि जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं, उनका फिरोजाबाद में क्या रोल है। तो खास करके इस चीज़ को ध्यान दो कि जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं, खास करके चूड़ी क्या प्रतीक होता है, किस चीज़ का प्रतीक होता है, इसका उत्तर हमको देना है। तो द बैंगिल्स सिंबलाइज, जो चूड़ियाँ होती हैं वो प्रतीक होती हैं किस चीज़ का। देखो ये बैंगिल्स यहाँ किया गया है, तो इसको सिंबलाइज किया गया है, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में एस या एस नहीं लगेगा जब ये प्लूरल रहेगा। जब सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो वर्ब में एस या एस नहीं लगता है। तो जो चूड़ियाँ होती हैं वो प्रतीक होती हैं किस चीज़ की। एन इंडियन वुमेन, एक भारतीय औरत के, देखो का की पॉजिटिव एपोस्ट्रॉफी एस लगा है, सुहाग, सुहाग का मतलब होता है शादीशुदा कह सकते हो, पति कह सकते हो। तो जो चूड़ियाँ होती हैं वह भारतीय महिलाओं के सुहाग की प्रतीक होती हैं, प्रतीक बताती हैं। और क्या होती हैं, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और मैरिज में, विवाह में शुभ की प्रतीक होती हैं। 2 चीज़ों की प्रतीक होती हैं, वुमेन्स सुहाग, औरतों के सुहाग की प्रतीक होती हैं, और शादी में शुभ की प्रतीक होती हैं। चूड़ी दो तरह से काम करती है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा परिवार इज होता है या है, इंगेज्ड माने होता है सम्मिलित, यानी कि फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा परिवार सम्मिलित होता है किसमें, इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने में, चूड़ी बनाने में पूरी तरह से इंगेज होता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग, और यह ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री जो है, ये तीनों मिलके एक फ्रेज बनेगा। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का मतलब होता है कि शीशे की काम करने वाली कंपनी, तो शीशे की काम करने वाली फैक्ट्री। तो जो फिरोजाबाद है यह शीशे की काम करने वाली फैक्ट्री की सेंटर है। यह भारत के शीशे बनाने वाली फैक्ट्री का केंद्र है। कौन केंद्र है, तो फिरोजाबाद। ये ईट का जो प्रयोग किया गया है ये फिरोजाबाद के लिए किया गया है। तो फिरोजाबाद इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि यह फिरोजाबाद भारत के ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहाँ पर फैमिलीज परिवारों ने हैव स्पेंट बिता दिया है, जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ियों को बिता दिया है। कैसे बिताया है, वर्किंग अराउंड फर्नेस, यानी कि भट्ठियों के पास, भट्ठियों के नज़दीक काम करते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी को उन लोगों ने बिताया है। किसने, खास करके बैंगिल मेकर्स ने, है ना, जो बैंगिल मेकर हैं इन लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी को बिताया है। देखो यहाँ पर जो है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो बिताया है, या है, ई है, ए है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, इस चीज़ को ध्यान देना। तो खास करके जो बैंगिल मेकर्स हैं फिरोजाबाद के, उन लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर भट्ठियों के नज़दीक पीढ़ी दर पीढ़ी को व्यतीत किया है। और कैसे, वेल्डिंग ग्लासेज, शीशों को जोड़ते हुए, जोड़ करके पीढ़ी दर पीढ़ी व्यतीत किया है। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी को बना करके पीढ़ी दर पीढ़ी व्यतीत किया है। फॉर ऑल द वुमेन इन लैंड, और फॉर ऑल द वुमेन, सभी औरतों के लिए, इन द लैंड फिरोजाबाद की धरती पर जितनी औरतें हैं, उन औरतों के साथ साथ भारत की और औरतों के लिए उन लोगों ने चूड़ी बनाकर, शीशे को जोड़कर और भट्ठियों के नज़दीक बैठ करके पीढ़ी दर पीढ़ी समय को व्यतीत किया है।
तो क्या रोल है? यही रोल है कि उन लोगों ने भारत की महिलाओं के लिए फिरोजाबाद की ज़मीन के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी भट्टियों के पास बैठ करके चूड़ी बना करके अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को व्यतीत किया है, यही उनका योगदान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। इसी लेसन का है, खास करके लास्ट स्प्रिंग का एनी जंग ने लिखा है। तो व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज, गार्बेज का मतलब क्या था? मतलब गार्बेज का मतलब कूड़ा होता है, लेकिन कूड़ा का मतलब क्या था फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए? बच्चों के लिए कूड़ा का मतलब क्या था? तो खास करके जो बच्चे थे, तो बच्चों के लिए जो कूड़ा का मतलब था वह क्या था? व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और वे सब इसमें क्या प्राप्त करते थे, क्या पाते थे। तो हम देखेंगे द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन। अब देखो आप यहाँ जो है द मीनिंग ऑफ गार्बेज वाज गोल्ड फॉर चिल्ड्रेन बाद में भी लिख सकते हो, क्योंकि फॉर चिल्ड्रेन जो है, फॉर के बाद प्रीपोजिशन फॉर मिल जाता है, चिल्ड्रेन मिल जाता है, तो इसको चाहो तो आप बाद में भी लिख सकते हो और चाहो तो पहले भी लिख सकते हो। द मीनिंग ऑफ गार्बेज यानी कि कूड़े का मतलब बच्चों के लिए क्या था? वाज गोल्ड, सोना था। या ऐसे लिख सकते हो द मीनिंग ऑफ गार्बेज वाज गोल्ड फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब, कूड़े का मतलब सोना था। इट वाज देयर डेली ब्रेड, वह उनका दैनिक भोजन था, एक तरह से दैनिक कमाई थी। ब्रेड का मतलब यहाँ कमाई है, भोजन रोटी नहीं है, यहाँ ब्रेड का मतलब कमाई है। इट वाज देयर डेली ब्रेड, अब उनके लिए प्लूरल है ना तो देयर का प्रयोग करेंगे, उनके लिए यह डेली ब्रेड यानी दैनिक कमाई है, सॉरी दैनिक कमाई था। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, और यह गार्बेज उनके लिए रूफ था, ओवर देयर हेड्स यानी कि उनके सर पर छतरी का काम, यानी कि उनके लिए वह मकान था, मकान का काम था, लिविंग का काम था। समटाइम्स दे फाइंड ए रुपीज़ इवन ए 10, और इसमें कह रहा है व्हाट डिड दे फाइंड इन इट ना, वे उसमें क्या पाते थे? तो समटाइम्स का मतलब है कभी कभी, कभी कभी क्या होता था? दे फाउंड ए रुपी, वे कभी कभी 1 रुपया पाते थे। इवन ए, और प्रायः कभी कभार, ये 10 रुपी नोट, और कभी कभी 10 रुपये का नोट पाते थे। एंड अदर थिंग्स टू, और दूसरी चीज़ें भी उसमें पा जाते थे। तो ठीक है, एक बार मुझे आप कमेंट करके बता देना कि मैं ऐसे आंसर लिख करके आपको समझाऊं कि डायरेक्ट मैं आंसर लिखता जाऊं और आप समझते जाएं। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।